हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू द ज्योग्राफी एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर का, तो ये जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। तो अगर हम अपने प्लेनेट को देखें तो बहुत ही पास्ट से, चाहे वो हमारा एंशिएंट टाइम हो, तो बहुत ही पास्ट से ही हम अपने इस प्लेनेट को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनके साथ शेयर करते आए हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो या फिर मैक्रो ऑर्गेनिज़म हो। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, लाइकेंस पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया से लेकर के जो एक बहुत ही बड़े लेवल का ऑर्गेनिज़म होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, जैसे वेल हो गया, और इनके साथ यहाँ पे इंसान भी रह रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखें तो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है, पूरा एग्जिस्टेंस है, वो डिपेंडेंट है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे। और जो हमारा इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा, वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब मैंने बताया था कि एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन इज़ कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है, उसको हम रिसोर्स क्यों कह रहे हैं, ये किस तरीके से हमारे जो भी नीड हैं उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर का। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि अगर हम फिर से एक बार इसको देखेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कई तरीके के एक तरीके से ऑर्गेनिज़म से वो घिरा हुआ है। उसमें लिविंग में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जो उनमें बहुत सारे वैरायटीज़ पाए जाते हैं, जो इनकी अलग अलग स्पीसीज़ होती है पॉपुलेशन के अंदर में, उसी को कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। अगर हमें इसको डिफ़ाइन करना है कि क्या होता है, तो इट इज़ द नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन द इकोसिस्टम। एक नया वर्ड फिर से यहाँ पे आया है, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग है कि हम अगर किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो अपने इन्वायरमेंट को हम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करते हैं। तो जो वो इंटरेक्शन है, जो इंटरडिपेंडेंस है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में, और फॉरेस्ट में क्या पाए जाते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज़ वगैरह। तो हम फॉरेस्ट को एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होता है जो हमारा फूड वेब होता है, जो हमारा फूड चेन होता है, उसके सबसे बेस पे जो होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। और वही सारा जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो प्रिपेयर करता है और उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, वो सारा मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एक तरीके से बना करके टेक करते हैं, खाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया का। तो इंडिया में हम फ्लोरा एंड फाउना की अगर हम बात करें तो अभी तक जितना फ्लोरा एंड फाउना डिस्कवर हुआ है, उसका 2 गुना से 3 गुना अभी डिस्कवर होने को है। अभी डिस्कवर उसको और किया जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है, वो कितना डाइवर्स है। बट यहाँ पे एक ख़राब बात ये भी है कि जो हमारा डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे लॉस हो रहा है। अब इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं लॉस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ हम देखेंगे, यहाँ पे डाटा दिया गया है कि जो पूरा वाइल्ड फ्लोरा है इंडिया में, तो पूरे वाइल्ड फ्लोरा का अप्रॉक्स 10%, ठीक है, और जो पूरा मैमल है उस पूरे मैमल्स का 20% थ्रेट कैटेगरी में जा चुका है, वो थ्रेटन हो चुका है। उसके अलावा कुछ स्पीसीज़ ऐसे भी हैं जो क्रिटिकल कैटेगरी में जा चुके हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम अगर, तो चीता है, पिंक हेडेड डक हो गया, यहाँ पे माउंटेन क्वेल, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। अगर हम ये तो जो भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाले, ये है एनिमल्स के एग्जांपल्स। कुछ प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो प्लांट्स के एग्जांपल्स की बात करो तो यहाँ पे है मधुसा इंसिग्निस, जो कि एक महुआ का वाइल्ड वेराइटी होता है, और दूसरा है यहाँ पे ह्यूबार्डिया हेप्टान्यूरॉन, जो कि एक ग्रास का स्पीसीज़ है। तो ये सारे यहाँ पे स्पीसीज़ हैं जो कि एक तरीके से क्रिटिकल कैटेगरी में है।
लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं को देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ वही प्लांट्स है, फिर वही एनिमल हैं जो मैक्रो एनिमल होते हैं, फिर जो मैक्रो स्पीसीज़ होते हैं। यहाँ पे हम माइक्रो स्पीसीज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे माइक्रो स्पीसीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम उनको भी इंक्लूड करें तो जो हमारा ये जो रिपोर्ट है, जो डाटा है, वो और भी बढ़ सकता है। तो ठीक है, हम बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट जो हमारा फॉरेस्ट है, अभी हमने देखा कि फॉरेस्ट कवर भी बहुत ही तेज़ी से लो हो रहा है, मतलब एक तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। तो फॉरेस्ट का जो वैनिश हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसको बताने वाला कौन है, उसको बताने के लिए कुछ रिपोर्ट को पेश किया गया है। उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें कि जो इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो किस तरीके से वैनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि पूरा जो इंडिया है हमारा, ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो अप्रॉक्स 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। हेक्टेयर का पहले मतलब समझाता हूँ मैं। हेक्टेयर का सिंपल सा मतलब है, अगर ये कोई एक लैंड है और इस लैंड का अगर जो लेंथ है 1 किलोमीटर है, इसका ब्रेथ भी अगर 1 किलोमीटर है, तो ये जो पूरा का पूरा लैंड है इसको हम 1 हेक्टेयर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा एरिया जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 1 स्क्वायर किलोमीटर हो, उसको हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पे पूरा का जो पूरा हमारा ये ट्री और फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया में, वो है 79.42 मिलियन हेक्टेयर। अब इस पूरे फॉरेस्ट कवर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, दूसरा जो कैटेगरी है वो है ओपन फॉरेस्ट, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तीनों को समझाता हूँ क्या होता है। पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं। जो ऑल ओवर इंडिया है, इसका अगर हम 100% मान लें, तो इस 100% का जो डेंस फॉरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 12% है, 12.2%। ओपन फॉरेस्ट जो है वो 9.14% है, और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 0.14% है, और बाकी जो अदर बच गया वो अदर टाइप्स के फॉरेस्ट हो जाते हैं। अब ये डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, नेम से ही समझ में आ रहा है कि वैसा फॉरेस्ट जिसकी जो डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें जो प्लांट्स और ट्रीज़ का कवर होगा बहुत ही कॉम्पैक्टेड होंगे, बहुत ही पास होंगे, उसको हम बोलेंगे डेंस फॉरेस्ट। जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जो अमेज़न का फॉरेस्ट है वो डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज़ कवर होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर पे होंगे, मतलब जो ट्री के बीच का गैप होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए हम उसको ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट होते हैं जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, वैसे फॉरेस्ट जो किसी कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, जो कि जनरली हम देखते हैं कि जो भी ओशन वगैरह होता है, फिर कोई रिवर है तो वहाँ पे जो उसका साइड होता है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये होते हैं 0.14%। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आपको समझना हो तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक वहाँ पे डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा में जो फॉरेस्ट है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल है। अभी एक नया रिपोर्ट आया हुआ है, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है फॉरेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का है, बट अभी वो अपडेट हो चुका है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट नई आई हुई है 2023 में। तो उसके हिसाब से जो हमारा इंडिया है उसका जो पहले जो ये ट्री और फॉरेस्ट कवर था वो अभी डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 3913 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये डिक्रीज़ हुआ है। तो ये थे बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया में कितना है। अब हम देखेंगे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो यहाँ पे प्लांट्स हैं, मैंने बताया कि कुछ प्लांट्स थ्रेटन कैटेगरी में हैं, कुछ प्लांट्स क्रिटिकल कैटेगरी में हैं। तो ऐसे कितने कैटेगरी होते हैं और इन कैटेगरी को बनाता कौन है, तो इस कैटेगरी को बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, इसको बोलते हैं IUCN। और उसने जो भी यहाँ पे स्पीसीज़ हैं उनको कई क्लासीफाई में मतलब डिवाइड किया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं आगे। IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करना, ताकि हम उसके जो भी कंजर्वेशन मेथड्स है उसको अडॉप्ट कर पाए, हम ये पता लगा सकें कि कौन सा स्पीसीज़ ख़त्म होने वाला है, कौन सा स्पीसीज़ नॉर्मल है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ में स्पीसीज़ को क्लासीफाई करता है। पहला कैटेगरी है नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल स्पीसीज़ कहते हैं। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तीसरा है वल्नरेबल स्पीसीज़। इसके बाद हम चौथा देखेंगे रेयर स्पीसीज़। पांचवा है एंडेमिक, और लास्ट जो है यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। हम इन सबको डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये IUCN है वो ये
इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें हम, अगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो है ग्लैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो इतना बात ध्यान रखना है इसके बारे में बस। आगे अब हम बात करते हैं इन सब स्पीसीज़ के बारे में वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, जो भी यहाँ पे नॉर्मल स्पीसीज़ है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो स्पीसीज़ है वो है नॉर्मल स्पीसीज़। नॉर्मल स्पीसीज़ का मतलब है, नेम से ही समझ में आ रहा है कि उसका जो नंबर है वो नॉर्मल है, यानी कि उसको किसी तरीके का कोई मतलब थ्रेट नहीं है, उसको वो ख़त्म नहीं हो सकता इतना आसानी से। उसका जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली नॉर्मल है नंबर में, इसलिए उसको हम नॉर्मल स्पीसीज़ बोलते हैं। एग्जांपल्स कैटल, सॉल्ट ट्री, पाइन ट्री एंड जो ये रोडेंट है, रोडेंट कह सकते हैं कि एक जो चूहे की एक प्रजाति होती है उसको रोडेंट कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉर्मल स्पीसीज़ के। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं इसकी अगर हम बात करें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का मतलब होता है वैसे स्पीसीज़ जो एक तरीके से ख़त्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसको नेम से याद रख सकते हैं, इन डेंजर, यानी कि वो डेंजर में है, ख़तरे में है, कभी भी ख़त्म हो सकता है अगर हम उस फैक्टर को नहीं रोकें जो फैक्टर उसको ख़त्म कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो सकता है कभी भी, पॉपुलेशन उसका मतलब इस लेवल तक डिक्रीज हो गया है कि वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस और जो इंडियन राइनो है, इसके एग्जांपल्स हैं। तीसरे कैटेगरी की बात करें तो तीसरा कैटेगरी यहाँ पे वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ को अगर हम देखें तो वल्नरेबल स्पीसीज़ का मतलब होता है वैसे स्पीसीज़ जिसका नंबर इस लेवल तक मतलब ख़त्म हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है कि अगर हम उसको नहीं रोकें तो वो वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में जा सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो वल्नरेबल स्पीसीज़ है वो इस स्पीसीज़ का मतलब जो यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इससे एक स्टेप पीछे है, यानी कि इसका पॉपुलेशन तो डिक्रीज़ हुआ है बट उस लेवल पे नहीं हुआ है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन हाँ इस लेवल तक ज़रूर हो गया है कि अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो वो पहले इंडेंजर्ड होगा और इंडेंजर्ड से फिर एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा। तो वैसे स्पीसीज़ को बोलते हैं हम वल्नरेबल स्पीसीज़, यानी कि वो एक तरीके से वल्नरेबल कैटेगरी में है। अगर वो जो फैक्टर उसको लॉस कर रहा है उस फैक्टर का अगर नहीं रोकेंगे तो पहले वो इंडेंजर्ड होगा और फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को हमें याद रखना है क्योंकि ये एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे। ये कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो ये पूछ लिया कि ब्लैक बक किस स्पीसीज़ का एग्जांपल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैक बक है वो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो यहाँ पे टाइप है वो हम देखेंगे यहाँ पे रेयर स्पीसीज़ के बारे में, फिर हम देखेंगे एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में और फिर हम देखेंगे लास्ट में एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं उसको। जो अगला स्पीसीज़ है वो है रेयर स्पीसीज़, यानी कि वैसा स्पीसीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब यहाँ पे वैसा स्पीसीज़ होगा जो रेयरली किसी जगह पे पाया जाता है। जनरली क्या होते हैं, जनरली ये स्पीसीज़ किसी न किसी जियोग्राफिकल बाउंड्री से या फिर जियोग्राफिकल कह सकते हैं कि डिमार्केशन होता है उसके द्वारा अलग रहते हैं। तो ये जो स्पीसीज़ होते हैं वो रेयरली किसी भी मतलब रेयरली किसी प्लेसेस पे पाए जाएंगे, उसको बोलेंगे रेयर स्पीसीज़। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो रेयर स्पीसीज़ है, वो सिर्फ बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है, कहीं कहीं मिलता है। इनका जो नंबर होता है बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम होता है। वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो ये भी रेयर स्पीसीज़ है। डिजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल ये सारे एग्जांपल्स हैं रेयर स्पीसीज़ के। रेयर स्पीसीज़ का सिंपल सा मतलब है कि नेम से समझ में आ रहा है कि बहुत ही रेयरली वो फाउंड होगा किसी भी प्लेस पे। एंडेमिक स्पीसीज़ ये भी नेम से समझ में आ रहा है। एंडेमिक का क्या मतलब होता है, एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। तो वैसा स्पीसीज़ जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाएगा, वो कहीं और नहीं पाया जाएगा, वो उसी प्लेस की एक कह सकते हैं कि फिक्स कह सकते हैं वो अगर फिक्स वहीं पे पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज़। जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन एंड मिथुन, ये जो मिथुन है ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, या फिर अगर हमें ये क्लासीफाई करना है कि कौन सा स्पीसीज़ एंडेमिक स्पीसीज़ है तो उसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, इन स्पीसीज़ के आगे या फिर पीछे किसी न किसी रीजन का नाम होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो ये टील है इसके साथ लगा हुआ है अंडमान, यानी कि ये अंडमान में पाया जाता है, तो ये क्या है, एंडेमिक स्पीसीज़ है। यहाँ पे जो पिजन है इसके साथ लगा हुआ निकोबार पिजन, तो वैसे स्पीसीज़ जिनके साथ किसी एरिया का नाम जुड़ा हो उसको हम कह सकते हैं कि वो एंडेमिक स्पीसीज़ होते हैं, क्योंकि वो किसी फिक्स पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं।
लास्ट हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का। तो वैसे स्पीसीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। जैसे यहाँ पे एशियाटिक चीता है और पिंक हेडेड डक है। तो अभी तक हमने बात किया कि जो IUCN कैटेगरी है वो IUCN कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, यहाँ पे जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि एंडेमिक स्पीसीज़, रेयर स्पीसीज़, इनके बारे में पढ़ा। हमने फॉरेस्ट कवर के बारे में जाना कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना होता है। उसके साथ मैंने बताया कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो क्या बताता है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। आगे हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, उनको डिक्रीज़ करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।